जोहार। प्रभात खबर .com के आज के कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों का, पाठकों का स्वागत करते हैं। आज की बातचीत झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर है। झारखंड 22 वर्ष का हो चला है। हम इस अवसर पर बातचीत करेंगे कि झारखंड में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या हम इसका भविष्य बेहतर करने के लिए हमें करना चाहिए। आज की बातचीत में हमारे साथ तीन हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर हरीश्वर दयाल, जो ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, और महादेव टुप्पो जी, जो साहित्यकार भी हैं, आदिवासी विषयों के बहुत ही गंभीर अध्येता हैं और एक लंबे वर्ष तक अखबारों में नियमित स्तंभ लेखन भी करते रहे हैं और कवि भी हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक झारखंड के अनुज सिन्हा जी हैं। आपने भी कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें आपकी काफ़ी चर्चित हुई हैं और झारखंड के आंदोलन के अलावा यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति, इस पर इनका गंभीर काम रहा है। हम आज की बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर हरीश्वर दयाल जी से कि आप पिछले 22 बरस को कैसे देखते हैं? पिछले 22 वर्ष में अगर हम लोग देखें, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि पिछला जो 8 साल का वर्ष है उसी में हम लोगों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। इसके पहले काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ब्यूरोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी भी रही। लेकिन अगर पूरे वर्ष में अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव काफ़ी रहा। लेकिन उतार चढ़ाव के बाद भी अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में आप देखिएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहा है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में या देश के कंपैरिजन में। लेकिन अभी भी ज़्यादातर मामलों में अगर आप देखिएगा तो हम लोग पिछड़े कुछ राज्यों के बीच में हैं और काफ़ी संभावनाएं हैं हम लोगों को इम्प्रूव करने की, अच्छा कर सकते हैं। जी महादेव, आप कैसे देखते हैं? मैं संभावनाओं से तो यह भरा ही हुआ है। न केवल यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है बल्कि खनिज संपदा और दूसरी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इसका सांस्कृतिक, भाषिक और इसकी जो कला, इस सब में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, भरी पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा राज्य बन सकता है जो कि आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से और खेल और कला के क्षेत्र में भी यह जो राज्य है, जैसे कभी पिछले हम लोग कुछ वर्षों से देख रहे हैं, वो प्रतिभाएं वगैरह उभर कर आ रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आ रही हैं। तो देखिए, ध्यान में दीजिए कि किसी के राज्य की जो छवि है वो सिर्फ राजनीतिक छवि से नहीं बनती है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसके गौरवशाली क्या परंपरा है और साथ ही साथ वो आर्थिक और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में वह किस तरह से बढ़ता है, तभी हम उस राज्य को समझते हैं कि वो काम कर रहा है। आप देख लीजिए, केरल देख लीजिए या बंगाल देख लीजिए या किसी भी और दूसरे, या हरियाणा जैसे के भी उदाहरण देख लीजिए। किसी भी राज्य के देखें तो वहाँ पर जो मैं बात बोला, खेल या संस्कृति या कला, इन सब में उन, या साहित्य, इस क्षेत्र में उन राज्यों ने अच्छा काम किया है या वहाँ काम अच्छा हुआ है तो उस राज्यों का नाम है। तो मैं अभी पिछले जो कुछ दशक हैं हमारे झारखंड में, ये सारी चीज़ें झारखंड गठन के बाद उभरती हुई दिखती हैं। ठीक है, कुछ राजनीतिक उठापटक हुई है, कुछ आर्थिक विचलन हुए हैं, कुछ कमी बेसी हुई है, लेकिन जहाँ तक संभावना की बात है तो मैं समझता हूँ कि संभावनाओं से ये भरपूर क्षेत्र है और वो उभरता हुआ मुझे दिखता है। जी, आप कैसे देखते हैं? आपका लंबा समय झारखंड के कई इलाकों में जाना आना हुआ है और कई सारे जो झारखंड बनाने के लिए तत्पर आंदोलनकारी लोग थे, उनसे भी आपका वास्ता रहा है। तो जो पिछला 22 बरस रहा झारखंड का, उसको किस तरह से देखते हैं? जैसे ही बात करते हैं 22 साल के बारे में,
तो जब 22 साल के पहले के झारखंड को देखेंगे, इस क्षेत्र को देखेंगे और अभी देखेंगे, तब मालूम होगा। बहुत आशावादी हम लोग हैं और काम तो हुआ है। गति कम हो वो अलग मामला है, लेकिन उसके पहले क्या हालत थे। हम लोग जब कभी जाते थे तो आप किसी एरिया में जा नहीं पा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज सड़कें बनी हुई हैं। अंदर के एरिया में, गांव में ऐसी जगह थी जहां पे लोग साइकिल तक बहुत मुश्किल से उनके पास था। आज उन गांव में आप बाइक देखेंगे, ठीक है, पैसों की लूट भी हुई है, बेईमानी भी, सब कुछ उसके बावजूद ये तो बदलाव आपको हर जगह दिख रहा है। ये जो हम लोग देखते हैं चारों ओर का, और ये कोई एक जगह नहीं है, चाहे संथाल परगना हो, चाहे छोटानागपुर का इलाका हो, जिन जगहों पे आप जाएंगे आपको बदलाव साफ साफ दिखेगा। अब यह है कि वो बदलाव नीचे के हर व्यक्ति तक एक रूप तरीके से, इसको आप आर्थिक तौर पे देखते होंगे कि पहुंच पाया कि नहीं है, उसमें गड़बड़ी है कि उसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। जिस एरिया में जो लोग भारी पड़ते हैं उनको लाभ मिला है, वो अपने गड़बड़ियाँ, लेकिन स्टेट को ओवरऑल आप देखेंगे तो इसको फायदा हुआ है। एक कहाँ अंतर है, सरकार किसी की भी रहे, हर सरकार में ये गति जो आपने कहा, ये गति आगे आती है। जो बड़ा बदलाव दिखा है हाल के दिनों में, पिछले कई सालों से है, वो है कि सारी लड़ाई थी भाषा और संस्कृति को लेकर, पहचान को लेकर, झारखंड की अपनी पहचान को लेकर, उस पर अब काम हो रहा है। ये काम समय लगेगा, ये रातों रात परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ की भाषा और संस्कृति को कैसे आप समृद्ध करते हैं, इस पर काम अभी शुरुआत है स्कूल में। तो परेशानियाँ आपके पास आ रही हैं। एक जो आपने सवाल किया कि जो झारखंड के आंदोलनकारी हुए, सरकार ने प्रयास किया उसी समय से कि जिनके बल पर राज्य बना है उनकी पहचान हो। आप गौर करेंगे कि जब देश ये अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय जब खोजा गया तो देश की आज़ादी के लिए आदिवासियों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ पर है, उनका इतिहास तो गौण हो गया है। उस समय के इतिहासकारों ने इसकी उपेक्षा की, क्या किया, वो बहुत कम जिक्र है। जो अनसंग हीरोज के बारे में प्रधानमंत्री तक बोलते हैं वो रहा है, जबकि बाकी जगहों पे दस्तावेज है। तो हम लोगों ने ये तय किया, ये कहा कि दो इतिहास हुआ, एक हुआ भारतीय फ्रीडम मूवमेंट का जहाँ पे गौण हो गए, एक हुआ झारखंड आंदोलन के दौरान जिनके समर्पण, जिनकी शहादत, जिनके संघर्ष के बल पर राज्य बना है। तो इस पर सरकार ने कुछ काम किया, आयोग का गठन हुआ, उसके बावजूद आयोग बना, उसको उस व्यक्ति तक जिसका वो हिस्सा है वो अभी तक मिल नहीं पाया है। ये काम अभी चल रहा है। सिर्फ गोवा गोलीकांड जो हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों को नौकरी मिली है, बाकी किसी को नहीं। तो जरूर अभी आप देखेंगे कि सत्ता में वो लोग आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहा है राज्य निर्माण से, ये सब कुछ से, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस परिवार का हिस्सा रहा है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति आज मारा गया, 40-50 साल पहले मारा गया, अगर उसकी पत्नी अभी जीवित हैं, उनके बेटे अभी हैं, उनको मिलता है कि ये आपका रहा, उनका नाम हुआ है, सामने आता है कि आपके पिताजी का, आपके दादाजी का योगदान रहा है, तो कितनी खुशी मिलती है और यही ताकत को जोड़ते हैं। तो ये काम तो चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, समय लगता है। आप नया अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, तो लोग अमूमन अखबार में भी हम लोगों से पूछते हैं और बाहर भी गोष्ठियों में चर्चा होती है, एक अर्थशास्त्री के रूप में जो झारखंड की अर्थव्यवस्था की जो बड़ी चुनौती है जिससे पार नहीं पाया जा सका है, वो कैसे उसको चिन्हित करते हैं और क्या किया जाना चाहिए उस चुनौतियों को पार कर पाने के लिए? जैसे कि मैं कह रहा था कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, तो जैसे अगर पहली चीज़ लें जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं, वह है कि राज्य की आय को क्या हुआ। और ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आय को क्या हुआ, गरीबी को क्या हुआ, महंगाई को क्या हुआ। तो अगर आय को देखें तो जिस समय में राज्य का गठन हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ 2001-2 वाला, क्योंकि 2000 में गठन हुआ वो नवंबर था, फाइनेंशियल ईयर उस समय में ख़त्म ही होने वाला था। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हम लोग लेते हैं 1-2 से। तो 1-2 में हमारी जो आय थी, राज्य की आय, राष्ट्रीय आय का 1.52% था, और अभी अगर आप लें तो ये 1.68% है। तो ये तो वृद्धि हुई, उसके अंश में वृद्धि हुई, तो ये हम लोग एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट मानेंगे कि हुआ है। उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय में भी देखिएगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, जितना अंतर था। हम एक ज़रा रोकना चाहेंगे, जैसे जब आप बता रहे हो तो हमारे साथ साथ 2 राज्य और बने थे, उत्तराखंड भी बना था और छत्तीसगढ़ भी बना, तो उसके कंपैरिजन में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वो अगर बता पाएँ तो हमारे जो दर्शक हैं, पाठकों को, उनको सहूलियत होगी समझने में।
ये तीनों राज्यों को देखें जो कि 7 गठन हुआ था, उसमें उत्तराखंड पहले से विकसित था और उसको स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा भी मिला, विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। तो उस कारण से वह पहले से भी विकसित था और विकसित रहा है। अपने आप में हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, जैसा कि हम लोग उसको कर सकते हैं। टूरिज़्म काफ़ी अधिक है, बाकी सारी चीज़ों में भी वह है, नेशनल कैपिटल से उसकी नज़दीकी है, तो उसके कारण एक अलग विकास रहा है। छत्तीसगढ़ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंपेयर अपने को करते रहे कि भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक जैसा राज्य है और एक ही साथ बने, बल्कि हम लोग कहते हैं कि हमारा जो संघर्ष था राज्य बनाने का वह ज़्यादा लंबा रहा है छत्तीसगढ़ के संघर्ष से। छत्तीसगढ़ और हमारी तुलना अगर देखें तो काफ़ी समय तक एक ही जैसी थी दोनों राज्य का विकास दर, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो एक अंतर रहा है छत्तीसगढ़ और हमारे में कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। हमारे यहाँ शुरू के वर्षों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो उसका इकोनॉमिक आउटकम पर असर पड़ता है। तो ये एक अंतर रहा उससे। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या रहा है कि एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो अगर इसी हम आय की सिर्फ बात करें तो आय में उतार चढ़ाव काफ़ी रहा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कितने उतार चढ़ाव रहे और देश के आय में क्या रहा उतार चढ़ाव, तो देश में आप फिर भी देखिएगा स्मूथ रहा है इनकम, कुछ वर्षों को छोड़ करके। जब रिसेशन हुआ 2008-9 का, या फिर अभी पैंडेमिक के समय में जिस समय में कि इनकम फॉल किया, हमारा काफ़ी ज़्यादा रहा है। और होने का कारण क्या रहा है कि हम लोग ना दो तरफा मार हम पर पड़ती है। अगर हमारा मानसून खराब होता है तो कृषि प्रभावित होती है, और कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो कृषि पर भी हमारी उतनी ही निर्भरता है जितना कि हमारी खनिज पदार्थ पे है। और अगर खनिज के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, उसके मूल्य में अगर फॉल होता है, या खनिज का मार्केट डाउन होता है जो कि वर्ल्ड मार्केट से गवर्न होता है, तब भी हम लोग प्रभावित होते हैं। तो जैसे आप देखिएगा कि 15-16 हमारा काफ़ी खराब वर्ष रहा, आय हमारी संकुचित हुई उस समय में। 2008-9 में तो खैर ये पूरे देश के अंदर हुआ था इस समय में। उसी तरह से पैंडेमिक के ठीक पहले का वर्ष देखें जो 19-20 का वर्ष था, उस समय में भी हमारा विकास दर काफ़ी धीमा रहा, 4% का विकास दर रहा हमारा। पैंडेमिक में एक क्या हुआ है कि पैंडेमिक के जितना ये जो कोरोना हुआ, तो कोरोना में फिर भी हमारा राज्य थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया पूरे देश के कंपैरिजन में। तो आप देखिएगा कि जो कहीं कहीं मोबिलिटी में जो प्रॉब्लम था लेबरर्स का, जबकि हमारे यहाँ लेबरर्स आने वाले थे, सभी ज़्यादातर माइग्रेंट लेबरर्स थे जो वापस आ रहे थे, तो आप देखिएगा कि उस तरह की परेशानी उनको नहीं हुई, बल्कि सहूलियत प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। आप राज्य अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर वगैरह में उनके खाने की सुविधा थी कि पैदल आ रहे हैं तो कम से कम खाना खा लें। क्वारंटाइन सेंटर में उनको भी रखा गया, लेकिन रास्ते में ये नहीं था कि वो लोग डरे सहमे हुए आ रहे थे कि कब उनको रोक लिया जाएगा, पकड़ लेगा, प्रताड़ित करेगा, वह नहीं था। तो कोरोना के समय में मेरी आय जो थी उतनी कम नहीं हुई जितना कि देश की आय में कमी आई। तो ये एक हमारा रहा। और कोरोना से अगर आप देखें सेकेंड वेव में हम लोग भी बहुत ख़राब स्थिति में थे, ऑक्सीजन की कमी वगैरह रह रही थी। तो जो हुआ पूरे देश की घटना थी ये। लेकिन अगर आप अखबारों के हेडलाइंस देखें तो उन हेडलाइन में हम उतना नहीं थे जितना कि कुछ और राज्य आए थे। कमी थी यहाँ पर, मौत बहुत हुई सेकेंड वेव के दौरान, और अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी जल्दी रिकवर की कोरोना से। तो ये हमारे थोड़े से हम कह सकते हैं कि हमारे इनकम में एक ये पॉजिटिव चेंजेस रहा। कमी रही लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम लोग रिकवर कर गए हैं। चुनौती क्या है, मतलब खास हम लोग क्या मेजर क्या है चुनौती अर्थव्यवस्था की? हम लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर अर्थव्यवस्था की सिर्फ बात कर रहे हैं, फिर दूसरे सेक्टर्स की हम बात करेंगे कि अभी तक हम लोग ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं खनिज पे, और रॉयल्टी जो खनिज से मिल रहा है। हम लोगों को इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने का, ये हमारी एक बहुत ही अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। वह हम लोग करना है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके, प्रयास किया गया। लेकिन फाइनल अगर आप देखिएगा कि MOUs धरातल पे बहुत कम उतरे।
तो वह आपको करना होगा, जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सके। तो वहाँ पर एक काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें जो राज्य के हाथ में है, तो वह रिसोर्सेज भी आप देखिएगा कि काफ़ी वृद्धि हुई। कहाँ हम लोग 17% भी जीएसडीपी से कम संग्रह कर पाते थे, अभी हम 24% संग्रह कर रहे हैं जीएसडीपी का। तो ग्रोथ रेट भी काफ़ी अधिक हुआ, जीएसडीपी से भी उसका परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। लेकिन संभावना वहाँ पर दो जगह और हो जा रही है। एक संभावना है कि जो कर संग्रह है उसमें और तेज़ी लाई जा सकती है, और वह आपका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन से हो सकेगा कि आप उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकिए। तो जैसे एक्साइज हम लोगों का इम्पॉर्टेंट टैक्स होता है, तो उसको आप कलेक्शन आप बढ़ा सकते हैं अगर आपका मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि कर को बढ़ाने की कोशिश की गई एक्साइज में, लेकिन एक हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि लाफो कर्व होता है कि कर बढ़ाते हैं तो संग्रह कम हो जाता है। यह हुआ कोविड के समय में। हम लोगों को कोविड को दूर करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो माना गया कि यह तो अल्कोहल तो एक सिन गुड है, पाप वाली वस्तु है, तो इस पर कर बढ़ाया जाए। हम लोग सिन टैक्स कहते हैं, पाप का कर, तो बढ़ाई जाए। लेकिन जैसे ही उसका कर बढ़ाया गया तो या तो स्मगलिंग हो रहा था या लोगों ने कंजम्पशन कम किया, जो कुछ भी हुआ हो, कर कलेक्शन कम हो गया। तो यह मुश्किल रही। तो उसको मतलब उसको दूर किया जा सकता है थ्रू मॉनिटरिंग के थ्रू की हो सके। मॉनिटरिंग के लिए आपको लोगों को एम्प्लॉय करना होगा, आपको देखना होगा, छापे वगैरह भी देने होंगे, और उसमें भी एक आपको सामंजस्य रहना चाहिए, एक रुकावट रहनी चाहिए। इतना छापा नहीं दीजिए कि आपका बंद हो जाए उस तरह का उद्योग या उस तरह की आय। तो ये एक है कि वह हो सकता है। दूसरा एक हमारा जो छूटा हुआ क्षेत्र है वह है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू जो होता है, जिसमें यूज़र चार्जेस वगैरह हैं, वो वाटर के यूज़र चार्जेस हो या जो भी हों, या इलेक्ट्रिसिटी आप देखिएगा कि सब्सिडाइज मिल रहा है, तो वहाँ पर एक स्कोप है जिसको जहाँ पर संग्रह हो सकता है। एक बार था कि जिस समय में लैंड रजिस्ट्री में विमेन को छूट दी गई थी, जिससे रेवेन्यू लॉस हुआ। तो ये सारे मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल भी देखना होगा कि कहाँ पर संभावना है और किस तरह की संभावना है। तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है। तो रेवेन्यू अगर आएगा तो सरकार खर्च करना शुरू करेगी, निवेश करना शुरू करेगी, और उससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। जी शुक्रिया। महादेवदा, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि सांस्कृतिक मोर्चे पर झारखंड के लिए बड़ी चुनौती क्या क्या है, किसको आप देखते हैं? जी, हमारे ये सांस्कृतिक मुद्दा ही था। झारखंड अलग प्रांत बनने का एक बहुत बड़ा मुद्दा वो सांस्कृतिक ही था। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड गठन के बाद है ये सांस्कृतिक मुद्दा जो है वो कहीं पर वो पिछड़ गया था लगता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से देखते हैं, हालांकि उसमें भी उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ के कुछ संस्थान हैं जैसे TRI है या TRL है, और मैं सांस्कृतिक नहीं और कृषि वाला, जैसे मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी मैं देखूंगा इसमें, और TRI। तो ये जो, और इसके अलावा मेरे सोच से क्या था कि यहाँ ये भाषा अकादमी या संस्कृति अकादमी या दूसरा जैसे कि हमारे MP में छत्तीसगढ़ में बना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप सांस्कृतिक पहचान किसी राज्य की जो सांस्कृतिक पक्ष को यदि ज़्यादा उजागर करते हैं, उसके जो कला से जुड़े हुए चीज़ें, दूसरी संगीत या खेल वगैरह जितनी चीज़ों को आप उभारते हैं और उसको सम्मान देते हैं, तो एक राज्य की अच्छी पहचान बनती है। तो ये पिछले 2-3 सालों से ऐसा प्रयास हमारे झारखंड में अधिक होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एक मुद्दा ये बोलूँगा कि जैसे कि हाँ हमारे झारखंड में इस सरकार ने सरना वाला वो पास किया, तो उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़े जो आदिवासी समुदाय में था, एक नई तरह का आत्मविश्वास जगा। इसके आत्मविश्वास जगने से क्या हुआ कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी बोलिए या उनके अंदर जो काम करने की चेतना है वो ज़्यादा
बढ़ती हुई दिखती है। और अभी जैसे कि कुछ कार्यक्रम यहाँ आप कई लेवल पर देख सकते हैं, भाषा के स्तर पर या कला के क्षेत्र में जो हमारे कलाकार हैं, चाहे लोक कलाकार हों या फिर जो प्रोफेशनल कलाकार हैं। हमारे कई झारखंड के प्रोफेशनल कलाकार हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे यहाँ से भी बाहर वो बहुत अच्छा कार्य हैं। जैसे फिल्मों में, नाटक में भी हमारे चित्रायंदा जो है NSD के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर काजल मंडो जी हैं और वो अनुराग लुगुन जी हैं। तो और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने NSD वगैरह से प्रशिक्षण लेके यहाँ काम कर सकते थे, और वो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसलिए उनकी जो काम है वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिखती है। तो हमारा जो संस्कृति विभाग है या इससे जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, वो यदि इसको बढ़ावा देते तो हमारा जो झारखंड का जो भी प्रतिभाएं हैं वो उभर पाती। जैसे और कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे मैं एक लेख लिखा था, कभी अभी बता रहा हूँ आप ही के प्रभात खबर में, माय माटे में, कि आम जीवन में रचा बचा बांस, ये शायद 2011 या 12 में लिखा था। तो उसमें बांस के बारे में लेकर हमारे झारखंड में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ, 2-3 साल से इधर देख रहा हूँ कि हमारे झारखंड में बांस से बने हुए बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर से लेकर बहुत सारी चीज़ें बांस वगैरह सब उभर रही हैं। इसके अलावा देखिए पर्यटन को लेकर थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रयास किए गए हैं। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं हमारे घाघ वगैरह जाने तक के लिए। तो यहाँ पर जाने के लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं कि एक जो है कि जो स्थल है वहाँ घूमने के लिए, प्लस क्या है कि हमारा जो यहाँ का झारखंडी परिधान है, झारखंडी भोजन है, झारखंडी कला है, झारखंडी खान पान है, झारखंडी औषधियाँ हैं, वन औषधियाँ। क्योंकि आप इससे केरल वगैरह जाएंगे तो वहाँ के मसाले, वहाँ के कपड़े, वो सब आपको बिकते हुए दिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ की अपनी चीज़ों को अभी एक कोई स्कीम हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने किया है जिससे उसकी ब्रांडिंग की गई है, मैं नाम भूल रहा हूँ। पलास। हाँ, पलास। तो पलास का जो प्रोडक्शन सब हैं उन लोगों ने काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी हासिल की है। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर तरह की संभावना है। जैसे जंगल में जो जंगल कट रहे हैं तो हमारे वनौषधियाँ हैं, उनको हम उसकी क्या बोलेंगे उत्पादन करके हम बाजार में ला सकते हैं। उसको ज़्यादा पॉपुलराइज करके हम जनता को मतलब लोकल लेवल पर, जंगल लेवल पर और महानगरों तक हम उसकी प्रोडक्टिविटी को फैला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन हम जंगल को एक नकारात्मक नज़रिए से देखते रहे हैं तो ये नकारात्मक नज़रिया जब तक वो दूर नहीं होगा जंगल को देखने की, तब तक वो पूरा नहीं होगा। हम सिर्फ खनिज और विकास के लिए वो जो बिजली बत्तियां केवल देखना चाहते हैं। तो ये जो हमारी कहीं पर सोच है झारखंड को लेकर कि ये जंगल है, तो जंगल में जो पोटेंशियलिटी छिपी हुई है, जो अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, उन संभावनाओं का पता लगाकर और उसमें जो डिटोरेशन हो रहा है, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को दूर करते हुए हम उसका पुनर्सृजन करते हैं, पुनर्निर्माण करेंगे। उसमें अलग तरीके से जो सोच है, नए तरीके से, जैसे मैं बोला कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हमारे बॉटनी विभाग जो है यूनिवर्सिटी के जितने हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के आने तक यहाँ पर 2000 तरह के पेड़ पौधे थे, वनस्पतियाँ थी। आज आप देखेंगे तो 300-400, तो बाकी वो 1500 के लगभग कहाँ गए, नष्ट हो गई। हाँ, तो ये चीज़ें कुछ चिंतनीय हैं। और जो पहाड़ पर्वत कर रहे हैं, और क्या है कि जैसे हम हमारे आजकल जंगल में कभी जाएंगे, मैं देखता हूँ कि रोड किनारे जो हैं ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जो कि हमारे झारखंड के लिए इको फ्रेंडली नहीं है। वो बाहर के पेड़ आए हुए हैं और यहाँ हमारे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेड़ पौधे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये हमारा वन विभाग क्या कर रहा है भाई?
ये हमें झारखंड से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारी संस्कृति या हमारे आबो हवा से पेड़ पौधे उगने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लगाया जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि वो पेड़ पौधे क्यों लगा रहा है, वो झारखंड के धरती को क्यों बांझ बना रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसी कोई गलत नीतियाँ या ऐसी कुछ गलत बात हो रही है तो उस पर तुरंत जो भी संबंधित लोग हैं उसको संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो एक पेड़ पौधों या हमारे वनस्पति या हमारे साग सब्जी से अनंत संभावनाएं हैं। मतलब हमारे झारखंड में मैं एक दिन दे रहा था 80-84 के साग सब्जी आप ही लोगों ने प्रभात खबर में लिखा था कि सब, और उनके औषधीय गुण बताए जा रहे थे, है ना। तो उसके तरह तरह के डायबिटीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तरह तरह की बीमारी, जैसे मुनगा के बारे में बताया जाता है। हमारे यहाँ चाकुड़ है, फुटकल है, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद जैसे चिरौंजी वगैरह सब है, तो चिरौंजी सबकी आज कम हो गई, लाह कम हो गए। तो क्यों मतलब कम हो गए भाई? आपके पलाश के पेड़ के पौधे या कुसुम के पेड़ के पौधे और दूसरे पेड़ सब है वो कम हो गए, इसलिए तो हम उन पेड़ पौधों को क्यों नहीं लगाते, ताकि हमारी ग्रामीण स्तर पर जो हमारा जो ग्रामीण व्यक्ति है उसको भी लाभ पहुँचे। आपने कहा कि सरकार सड़कें बहुत अच्छे बना दी गई हैं, बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन वो सिर्फ बड़े लकड़ी काट कर ले जाने के लिए नहीं है। आपको वो नए तरह से जो उत्पादन की आगे बढ़े इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। तो वो नए ढंग से कैसे काम हो, किस तरह से काम हो, और कैसे हम पर्यटन को या फिर हमारे कृषि को या फल उद्योग को या वन औषधि को या फिर हमारे जो मैं बोला कला बोला, हमारे बोला खेल प्रतिभा और बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ पर अगर हम जुड़ेंगे तो हमको लगता है कि एक इंडस्ट्री, एक नई तरह की हमारे लघु उद्योग भी बढ़ सकते हैं, उससे जुड़े हुए लोग लाभान्वित हो सकते हैं, हर तरह के लोग, तो एक नई संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर हमें नए सिरे से काम करने की और पुनर्चिंतन करने की, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कला और खेल और साहित्य संस्कृति इस फील्ड में जो अभी तक अकादमी नहीं बनी है, भाषा अकादमी नहीं बनी है या जो भी बनी, आप उड़ीसा देखिए, बंगाल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, सभी जगह वहाँ अलग अलग विभाग बने हैं और उन विभागों ने अच्छा काम किया है और उनकी किताबें या जो भी उस फील्ड में है तो उसकी बहुत अच्छी जानकारी से भरी हुई किताबें हैं। लेकिन हमने 22 वर्ष गुजार दिए और आज तक उस जो हमारी जो हमारे अंदर जो रिसोर्सेज हैं या हमारे जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसी को हम लाने में असमर्थ हैं। तो ऐसा क्यों है? हम अच्छी हमारी चीज़ों को भी तो हम जानें और उन्हें लाएं और लोगों को भी बताएं, तो हम समझते हैं कि तब हम अच्छे काम कर सकते हैं। अब जैसे इतिहास में शोध की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ जैसे बताया जाता है कि झारखंड में जब से अंग्रेज आए तभी से विरोध हो रहा है ना। अब इसके बारे में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक इतिहासकार ने किताब लिखा हुल हुल, है ना, स्टेनले साहब प्रोफेसर, और हमारे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे विभाग हैं, उस तरह से वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हमारे इतिहास पर भी काम करने की ज़रूरत है, हमारे कृषि जगत में भी, फल उद्योग में भी संभावना है, खेल प्रतिभाओं को, कला, नाटक, साहित्य, भाषा, माने इतना भंडार सिर्फ खनिज ही नहीं, दूसरी चीज़ों पर भी वो विशाल भंडार भरा हुआ है, उसको निकाल कर चमकाने, निखारने और लगातार उसमें बात करने, विचार करने की ज़रूरत है। और इसमें आपके प्रभात कुमार पहले भी बहुत काम कर चुका है और आगे भी अगर ये कहे तो अपनी भूमिका में और अच्छी तरह से काम कर सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी धन्यवाद। और आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी नज़र में जो है सो झारखंड की बड़ी चुनौती क्या क्या है? सारा खेल है समृद्धि का, और जो चुनौतियां हैं कि कैसे 2 पैसा हर व्यक्ति के पॉकेट में जाए, हर व्यक्ति के घर में पैसा बढ़े, उसकी समृद्धि आए, यही खेल है। क्यों नहीं हो सकता है? कहाँ गड़बड़ी है? हम लोग आयरन ओर को बेच देते हैं, कोयला बेच देते हैं, इसके बाद मतलब रॉ मटेरियल को आप बेच रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल्स को चाहे इसमें हो या फिर आप खेती में आप आए,
तो टमाटर उठा यहाँ से भेज दे रहे हैं, आप हैं उठा कर सीधे कलकत्ता। अगर इस स्टेट में उसके आगे का प्रोसेस शुरू कर कर उससे मैक्सिमम पैसा गेन करने का फायदा हो तो किसको मिलेगा? यहाँ के लोगों को मिलेगा। आप गौर करें, एक बार कलकत्ता में टाटा ग्रुप की ओर से ले गए थे, आप वहाँ देखेंगे उन्होंने दिखाया कि आयरन, ये स्टील के छोटे छोटे जेवर कान के इतने महंगे, इतने चीज़ें वो कहाँ बन रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम सिंहभूम से आयरन ओर को टन से किलो से बेच दिए तो क्या मिला आपको है? अगर उसके आधार पर आपने बोकारो और जमशेदपुर 2 जगह इसलिए है, अगर हमारा जो आयरन ओर है उसको यहीं पे स्टील बनाए, उसको फिर नहीं बेचे वहाँ पर, उसके आगे का फिनिश बनाए छोटे छोटे चीज़ों को करके, और गांव में सेंटर बना दिया, आप सब डिवीजन में सेंटर बना दिए, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर बना दे कि ये चीज़ यहाँ बनेगा, कान की बाली यहाँ बनेगा, हार यहाँ बनेगा। डस्टबिन देखिएगा, आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं और डस्टबिन देखते हैं स्टील का है, यही का है, यहाँ से आयरन जा रहा है, बाहर जा रहा है और बाहर से बन के यहाँ पे आ रहा है और 100 गुना दाम पर है। क्या उसको यहाँ नहीं बना सकते हैं? हम लोग बार बार कहते हैं यहाँ पर टमाटर का काफ़ी की खेती होती है, टमाटर के बाद आगे का प्रोसेस हम लोग बार बार कहते हैं, क्यों नहीं सॉस के बारे में यहाँ हर जिन जगहों पे होता है वहाँ तैयार हो जाए। अब क्या होता है, बेचारे शुरू में बेचते हैं महंगा और बाद में आते थे 50 पैसे और उसको खेतों में सड़ने देते हैं। तो हमारा मानना है कि एक बड़ा एरिया है उन जगहों पे जहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस यहाँ पर ही अपने स्टेट में करने के लिए, और उसके प्राइस को 1000 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं और उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करिए, उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिले। ठीक है, बनाएंगे कोई और, लेकिन काम करने के लिए तो बाहर के लोग नहीं आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। एक दूसरा कि जो सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की, झारखंड की है, वो क्या है? यहाँ की आबो हवा, यहाँ का क्लाइमेट है। तो यहाँ पर टूरिज्म की अनेक संभावना है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पर। अपने यहाँ इतने बेहतरीन आप देखेंगे फॉल हैं, अंदर में जो जंगल हैं, और हम लोग चर्चा भी करते थे, जिद अभी जो कोविड ने आपको बता भी दिया, ऑक्सीजन लेने के लिए शुद्ध सारंडा इतना बड़ा जंगल है, क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या हम लोग उससे कर पा रहे हैं? हेल्थ टूरिज्म के रूप में ये कहा जाए कि बाहर के लोग आए वहां पे, आपको कुछ नहीं करना है, बना रहे कॉटेज, आप आए 24 घंटा रहें, ये शुल्क लगेगा और आप जाएं, कुछ बर्बाद भी नहीं करना है। ठीक है, आप गौर करें, रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय जब उनकी बेटी बीमार पड़ी थी तो कहा गया था बंगाल से कि जाओ हजारीबाग या रांची घाटशिला, यहाँ हजारीबाग में वो आके रहे थे, किस लिए? हेल्थ के लिए, ताकि यहाँ पर जाएंगे तो उनकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाएगी। सोचिए 100 साल पहले, आज भी सारंडा में वो ताकत है, शुद्ध हवा है, आपके पास जा सकते हैं। तो एक वो है टूरिज्म को बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप करने का। हमारे यहाँ प्राकृतिक, अगर आप हेल्थ टूरिज्म नहीं, अगर आप कहेंगे इस पे मंदिर, आपके पुराने मंदिर सब हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में बिरसा का इतना बड़ा नाम हो गया है अभी, और सब लोग पूछते हैं बिरसा मुंडा के नाम पे अगर हम लोग आज चाहे हैं तो कितना बड़ा काम हो सकता है। जन्मस्थली लोग श्रद्धा दे रहे हैं, से पूछते हैं, लेकिन किसी के बाहर के व्यक्ति को श्रद्धा है, जो चाहते हैं कि बॉम्बे से, दिल्ली से, चेन्नई से, कहीं और से हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो लिहातू क्या साधन उनके पास जाने का है? क्यों नहीं ये तैयारी होती है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप टिकट कटाइए, आप सीधे आ जाइए रांची, उसके बाद गवर्नमेंट आपकी या जो भी सिस्टम बनाए, आप कोऑपरेटिव बना दे हैं। और कैसे होगा? बिरसा से जुड़े जो 4-5 स्थल हैं, पहला जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ वो घर लोग देखे, और रात में वहाँ से उठा के बगल में आ जाइए डुम्बारी बरू, वहाँ के लोग तय करें कि इसी पर अंग्रेज की से लड़ाई हुई थी, 9 जनवरी 1900 को हुई थी, और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करे हैं, पूरे लड़ाई को आप दिखाए हैं। और वो लोग रात में डुम्बारी बरू के पास में ही किसी उसमें झोपड़ी में, हट में रुके, लोग बाहर के लोग हैं, उसका खाना जो स्थानीय खाना है, लोकल खाना है, बाहर का नहीं, वो खाना दे, पानी दे, उनको गारंटी दे है, बशर्ते को सेफ महसूस करे और लोग आए, लाना बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा, वहां से निकाले आप, फिर उनको आप ले जाए रांची जेल, जहां उन्होंने उनका जीवन का अंतिम दिन हुआ था, जहां उनका निधन हुआ था, समाधि स्थल लाएं और सब करा के घुमा कर है। और उन जगहों पे जो आपने कहा लोकल जो प्रोडक्ट हैं, उससे बनी चीजें होती हैं, उनको तो पैसा खर्च कर रहे आई हैं, सरदार पैसा उस चीज को खरीदें, तो वहां से जब आएंगे तो गाड़ी लेकर नहीं आ रहे हो, यही से गाड़ी लेंगे, उससे 2 पैसा मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। खाना जिस गांव में रुकेंगे रात में, वहां उसका पैसा देंगे, उसका फायदा वहां मिलेगा। कुछ परचेज करेंगे, अब परचेज में वो सारी चीज आ गई,
यही का चीज़ है। खूंटी में एक से चीज़ बनता है तो उन चीज़ों को वो बेचेंगे तो उससे उनका पैसा बढ़ेगा है। और फिर सब कुछ कर फिर यहाँ पर समाधि दिखाने के बाद उनको ले जाइए और रांची एयरपोर्ट या स्टेशन जहाँ का मिलता है पूरा हो, एक बिरसा सर्किट बनाकर इसको आप ढोलते हैं। ये हुआ टूरिज्म का, ये तो एक हुआ है। अगर किसी को आना है, बाबा धाम आते हैं, बाबा धाम आना है, रजरप्पा आना है, देवड़ी आना है, उसका एक ब्रांच सर्किट। मतलब आपका टेस्ट क्या है, आप झारखंड आ जाओ, आप क्या चाहते हो। हमको आस्था है पुरानी चीज़ देखने में तो आप इसमें आइए, इस पैकेज में लेइए। हमको जाना है, जंगल देखना है, पहाड़ देखना है, वो कर लीजिए। इतने आप देख रहे हैं ये इसको फॉल हैं, एक से फॉल हैं। क्या उसके आसपास में अगर आप है छोटी ट्रेन वाली जो लाइन थी पट्टी वाली जो लोहरदगा बन रही है, अगर आप उसको घुमाते हैं, कुछ नहीं करना है, मेन ट्रैक आ रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया है और आपको घुमाकर फॉल के बगल से ले जाकर घुमाते हुए हरा पूरा जंगल के बीच से घूम रहे हैं, ओपन रहे, फिर देखिए लोग आना चाहेंगे। अब उसके बाद जो संकट बड़ा चुनौती जो आप कहते हैं, वो चुनौती की कैसे बाहर लोगों को कन्विंस किया जाए कि यहाँ पे आप सुरक्षित होंगे। वो परसेप्शन बनाने में समय लगता है। हम लोग बनाते हैं फिर कुछ ऐसा कर देते हैं, बदनामी है। एक दूसरी चुनौती जो बताया कि इंडस्ट्रीज को लाने का बड़े बड़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अधूरा प्रयास होता है। प्रयास है वहाँ पर भी है कि हम जमीन का मामला, जो लोग पैसा लगाएंगे वो सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कहीं फंस नहीं जाएंगे, तो उस पर बड़े काम करने की जरूरत है। और एक बड़ा एरिया आप देखेंगे, वो एरिया है आप जो जिस पर अभी तक काम बहुत नहीं हुआ है। जब उड़ीसा इतना डेवलप कर सकता है, उड़ीसा और झारखंड का नेचर आप देखेंगे, मिनरल्स बेस दोनों है। आज भुवनेश्वर जो है वो एजुकेशन हब बन चुका है। अगर ये माहौल बन जाए झारखंड में कि आप आइए यहाँ जाइएगा तो बच्चा कोई भेजेगा कि बाल बच्चा को झरिया में मत भेज दीजिए, नहीं तो कोयला के नाम पे भाग जाएगा। ऐसी जगहों पे सेंटर बनाकर हम यूनिवर्सिटी के एक अलग एजुकेशन हब बनाए जहाँ तमाम सुविधाएं हो, जहाँ से हर चीज़ मिल जाए, बच्चे वहाँ से आए, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो खोलना है खोलिए, वहाँ आए, पढ़े लिखे, एक एजुकेशन हब के रूप में भी आप डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो ये तीनों पे काम होने से क्यों नहीं बनेगा है, लेकिन विजन है, काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है कागज पर प्लानिंग बनाने से नहीं होगा, उसको धरती पर जमीन पर उतारने का और उसको लोकल इन्वॉल्वमेंट। आप चाहेंगे कि बाहर से लोगों को लाकर जिम्मेवारी सौंप कर चल दे, नहीं होगा। लोकल इन्वॉल्वमेंट जब उनकी इच्छा होगी तो उली हाथों से लेके आप सारंडा में भी एक आदमी का बाल बांका भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके लोकल प्रोडक्ट से मिलेगा। जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं ना कि बाहर से आएंगे तो नक्सलवाद रहा है, ये है वह, कुछ नहीं। जब वहां आएंगे गांव के लोग रक्षा करने को तैयार हैं, तो वही लोग रहेंगे हैं और एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। तो लोकल इन्वॉल्वमेंट, फायदा लोकल को। लेकिन फिर अगर आप लोकल को जोड़ेंगे और पैसा नहीं देंगे, अठन्नी उसको देंगे तो फिर हैं और बाकी 10 रुपए लेकर आप भाग जाएंगे तो रिवॉल्ट होगा। इससे उसका हिस्सा, जिसकी जमीन है, जिसकी मेहनत है, जिसका हिस्सा बनता है, उसको हिस्सा दीजिए। स्टेट भी ग्रो करेगा और खुशहाल झारखंड बनेगा। हमारा यही मानना है। हम लोग अब इसको कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपके हिसाब से अभी जिस जंक्चर पे झारखंड है, और जैसे चर्चा एक बात हो रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी झारखंड में रही है और उसका असर झारखंड के इकोनॉमी पे भी पड़ा है, तो 3 क्या प्राथमिकता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसकी अभी 3 प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता क्या हो जिस पे तुरंत गौर करना चाहिए? हो सकता है 3 से मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक तो अनुज जी ने जो कहा वो मैं उसको सही कह रहा हूँ कि एक जो हमारा नॉन फार्म सेक्टर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। वो मैन्युफैक्चरिंग हो या रूरल नॉन फार्म सेक्टर है, वहाँ पर तरह तरह के वस्तुओं का उत्पादन हो। एग्रीकल्चर से भी जो एग्रो प्रोसेसिंग है, फॉरेस्ट्री के प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं जैसे लाह का प्रोसेसिंग वगैरह, सो करीब करीब अब बंद हो रहा है। अब देखिएगा कि लाह मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादातर आपको चाइना का मार्केट प्रोडक्ट मिल रहा है, तसर है। तो ये सभी जो हैं फॉरेस्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोसेसिंग शुरू हो। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ ज़रूरी है। तो ये नॉन फार्म सेक्टर का ग्रोथ है। फार्म सेक्टर में भी वहाँ उसके प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में हमारा अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक ही हैं, नॉट बाई चॉइस बट बाई कंपल्शन। क्योंकि उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करने का, केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, तो उसी तरह का प्रोडक्ट कर रहा है, उसको ब्रांडिंग करके उसको बेचने की ज़रूरत है। तो ये एक मैं समझ रहा हूँ। दूसरा, टूरिज़्म की बात हुई थी, जिसमें हेल्थ टूरिज़्म की भी बात हुई थी, जो नेचर पे डिपेंडेंट थी।
एक और टूरिज़्म जो हम लोग आजकल मेडिकल टूरिज़्म कह रहे हैं, उसकी अपार संभावना है यहाँ पर। हम लोगों ने एक मैप करके देखा था कि पेशेंट्स जा कहाँ रहे हैं। तो पेशेंट्स अभी देखिएगा कि 3 हब हुआ है पूरे कंट्री में। एक आपका वो चेन्नई और उस बेंगलोर चेन्नई वाला जोन जो है वहाँ साउथ जा रहे हैं। दूसरा है जो कि बॉम्बे जा रहे हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तीसरा दिल्ली है। हमारा जो एरिया है, अब देखिएगा ये पूरा ईस्टर्न इंडिया का वैसा हब नहीं बन पाया है। तो अगर मान लीजिए उस तरह का हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास उड़ीसा से भी आएंगे पेशेंट्स, बंगाल से भी आएंगे, और हमारे जो पेशेंट्स, जो गरीब पेशेंट्स बाहर जा रहे हैं या बाहर जाने का खर्च ही आप सोचिए ना कि कितना है, और वहाँ रहने का ट्रीटमेंट के लिए अगर मुश्किल बीमारी का ट्रीटमेंट है तो उनका भी कॉस्ट बचेगा। तो इस तरह का एक मेडिकल हब बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि मेडिकल टूरिज़्म का भी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होंगे, और उसके साथ साथ इकोनॉमी भी डेवलप करेगा और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप वेलोर देखिएगा तो वेलोर के आसपास पूरी इकोनॉमी डेवलप कर गई है। वो लॉज है, खाने का सामान बेचने वाला है, सब कुछ है। तो यहाँ भी होगा तो आप डिफरेंट एरिया में कर सकिए, और उसके लिए मेडिकल एजुकेशन को आपको स्ट्रेंथन करना होगा कि डॉक्टर्स यहाँ रह सकें। यहाँ से बच्चा जो भी बाहर जाता है पढ़ने के लिए, वो आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि वो दोबारा वापस आएगा। तो आप कोशिश कीजिए। अगला मैं जो तीसरा कह रहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का, वो स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक। हायर एजुकेशन खास के कहूँ, दोनों बहुत रिलेटेड हैं। हायर एजुकेशन स्ट्रेंथन कीजिएगा, आपका स्कूल एजुकेशन अपने आप स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि टीचर्स तो यहीं से जाएंगे वहाँ पर ना। और स्कूल एजुकेशन आप स्ट्रेंथन करते हैं तो हायर एजुकेशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल से जो बच्चे निकले हैं वो हायर एजुकेशन में जाएंगे। ये अभी भी मेरा काफ़ी कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के कारण क्या है कि कई चीज़ें हैं। हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर आप देखिएगा कि कॉलेजेस वगैरह में काफ़ी लंबे समय के बाद रिक्रूटमेंट होता है, वह भी पोस्ट वेकेंट बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। घंटी आधारित शिक्षक हैं जो कि अलग तरह की अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं। तो ये अगर आपके अच्छे शिक्षक आना शुरू होंगे, एजुकेशन आप स्ट्रेंथन कीजिएगा तो बच्चे यहीं रहेंगे, रिक्रूटमेंट उनका यहीं होगा, रोज़गार यहीं होगा। और वह जो एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से बच्चे काफ़ी कम समय में चले जा रहे हैं। आप देखिएगा कि जो एजुकेशन का जो एडमिशन का सीज़न होता है तो ट्रेन भर के लोग बैंगलोर जा रहे हैं। या आप उड़ीसा की बात हुई थी, उड़ीसा भी आजकल हब बन गया है, तो वैसा क्यों नहीं हम लोग यहाँ एजुकेशन हब बनाते हैं, या यहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। मॉडल कॉलेजेस वगैरह बने हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी क्वालिफाइड, अच्छे, एफिशिएंट टीचर्स नहीं अभी तक आए हैं, तो वह करना होगा। स्कूल एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, खास करके ट्रेनिंग वगैरह की, स्किल डेवलपमेंट की कोशिश की गई है, लेकिन उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो ये मैं मान रहा हूँ कि ये अगली हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर करें। रोज़गार के अवसर यहाँ पर काफ़ी हैं, वह स्वरोजगार के हैं या वेज एम्प्लॉयमेंट के हैं। तो आप देखिएगा कि वह भी काफ़ी है। हमारे रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, वह भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। उनका अगर आप रिक्रूटमेंट देखिएगा तो काफ़ी लंबे समय में हो रहा है, और लंबे समय में जब रिक्रूटमेंट होता है ना तो बल्क रिक्रूटमेंट होता है, तो जिसमें बहुत सक्षम नहीं है वह भी आ जाते हैं। तो आप क्यों नहीं आप रेगुलर रिक्रूटमेंट, हर साल आप रिक्रूटमेंट कीजिए, तो आपको बैकलॉग नहीं रहेगा रोज़गार में और न पढ़ाई में, कि लोग को मालूम रहेगा कि हाँ किस तरह का रोज़गार मिल सकता है। महादेव दा, जैसे कि मैं बोला कि अपार संभावनाएं हैं पर्यटन से लेके। प्राथमिकता क्या करना चाहिए सरकार को तुरंत? हाँ, मैंने 3 बड़ी प्राथमिकता क्या हो कि सरकार चाहे जिसकी भी बने वो इस पे तुरंत अमल करे, जिससे झारखंड जो है उसको। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के जो भी स्थानीय जो साग सब्जी, फल और वनौषधि, ये जो है इसको लेकर आप उसकी उत्पादन को कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग करके उसको कैसे पॉपुलराइज करें। जैसे कि होम्योपैथी जो औषधि है, होम्योपैथी कहते हैं, आदिवासी जो औषधि की परंपरा को होम्योपैथी कह रहे हैं, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मान्यता पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पॉपुलर हुआ है। तो हम उसको कैसे पॉपुलर करें कि जो दूसरी जो मेडिकल जो एक्टिविटी है वो उस बीमारियों को
ठीक नहीं कर पाती हैं, और ये हमारे वनौषधि या होम्योपैथी वो उसको स्वस्थ कर देते हैं। तो उससे हम लोगों को कैसे आकर्षित करें ये होगा। और जैसे मैंने फिर बोला कि जो भी हमारे तरह तरह के, सिर्फ अभी महुआ का ही उपयोग ज़्यादा होता है, तो महुआ के अलावा अभी जैसे कटहल है, आम है, कुसुम है, जिससे वनस्पति तेल वगैरह सब बनते हैं, तो उसकी भी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम वो बढ़ाएंगे, सखुआ के पेड़ कम हो रहे हैं तो उसको भी बढ़ाएंगे, तो ये वनस्पति तेल या वनस्पति घी या जो कुछ भी है उसकी भी संख्या बढ़ेगी। या बांस जैसे बोला, या और दूसरे जो कुटीर उद्योग में काम आते हैं या फर्नीचर के लिए छोटे काम के लिए आते हैं, इस सब को भी खेती करने की उसकी संभावना है। तो अभी हम लोगों ने उसको खेती करने के जैसे में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो उसको हम लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उसको कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अभी कुछ गाँवों में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वैसा उन लोगों ने काम किया है। और जैसे अभी मछली की बात आ रही है, तो हमारे यहाँ मछली का उत्पादन भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ा है, और हम बाहर से मछली नहीं मंगा रहे हैं। तो अगर मछली उत्पादन में हम अगर आगे बढ़ सकते हैं तो दूसरे कामों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए शर्त है कि वो विभाग उससे जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा समर्पित होकर, ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया लेके हमारे स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। और हमारे यहाँ जब भी उराव मुंडा हो, खड़िया, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की अपनी जो पारंपरिक संस्था है, उस संस्था की जो अपनी ताकत है उसको अभी तक इग्नोर किया गया है। अगर उनकी ताकत को समझा जाए और उनके सहयोग से सहयोग समितियाँ या दूसरी इस तरह की व्यवस्था की जाए तो वो एक मजबूत व्यवस्था बन सकती है, और वो आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में, हर चीज़ में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने कभी आज तक इस पर नहीं सोचा है कि उसकी व्यावहारिकता क्या होगी। हम लोगों ने सारी चीज़ों को ऊपर से थोपा है और निचले स्तर से उस चीज़ को समझने, उस संभावना को समझने की कोशिश नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। अभी तक हम जो कॉलोनियल जो मानसिकता रही है, जो कॉलोनियल शिक्षा संस्कार मिल गए हैं, उसी तरह से हमने झारखंड को देखने की कोशिश की है। तो आज 22 वर्ष हो रहा है, तो उस कॉलोनियल जो नज़रिया है या उस जो मानसिकता बन गई है, उसको निकल कर हम स्थानीय उपज में क्या संभावनाएं हैं उसको हम देखें, और उसकी बड़े पैमाने पर उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकने की संभावना है। और उसके लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि झारखंड हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, समाज सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, और अच्छा, और एक चीज़ जैसे बोलूँगा, जैसे अभी सिनेमा, अगर रीजनल सिनेमा की बात की जाती है तो हमारे साउथ के फिल्म वगैरह सब हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो मुझे एक संभावना है यहाँ पर रीजनल फिल्म की संभावना दिखती है। तो रीजनल फिल्म में वो जो व्यावसायिक या मुख्य धारा के नहीं, उससे एक अलग हट के यहाँ के जो स्थानीय संस्कृति और भाषा और इतिहास और वहाँ के जो जीवन है, अगर उससे अगर हम जोड़ कर देखें तो उसकी संभावना मुझे दिखती है। और उसके लिए जो यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए जो प्राकृतिक दृश्य है, क्योंकि आजकल जो मैं नए लड़कों को मैंने कुछ फिल्म बनाते हुए देखे हैं, तो उनके जो चीज़ें उन लोग जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ की सुंदरता को और यहाँ के गीत संगीत को अपने उसकी परंपरा में, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग प्रशिक्षित होकर, ट्रेंड होकर हर तरह से अगर काम करेंगे तो उस फील्ड में भी, फिल्म के क्षेत्र में भी असीम संभावना है। और उससे इकोनॉमी या दूसरा हर फील्ड में आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी कुछ बढ़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। और जैसे कि गीत, नृत्य, संगीत जो है वो तो अभी एक
उद्योग, छोटा उद्योग जैसा बने गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको कलात्मक स्वरूप उसका विकसित करने की ज़रूरत है। तो हमारे झारखंड के जो नृत्य कला वगैरह जो कुछ भी है उसको एक कलात्मक और क्या बोलेंगे सुसंस्कृत रूप बोलते हैं, कैसे सुसंस्कृत रूप नहीं कहूँगा मैं, उसको एक परिष्कृत रूप अगर दिया जाएगा तो वो भी होगा। तो संभावनाएं बहुत हैं अगर हम बदले हुए नज़रिए से अगर हम उस चीज़ों को देखेंगे, पूरी झारखंड को नए सिरे से देखेंगे, तो हमारा झारखंड जो है भविष्य में बहुत बेहतर कर सकता है और आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या कला या जो भी उसका खेल, हर चीज़ में वो और ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। ऐसी मैं अनंत संभावनाएं देखता हूँ। आप आखिर में बताइए कि 3 क्या प्राथमिकता सरकार के एजेंडे में हो, चाहे जिसकी भी सरकार बने, कि तुरंत वो करे जिससे कि इस सब का जवाब जो छिपा हुआ है, जिस पर हम लोग चर्चा आज नहीं कर पाए हैं, कि हमारे जो पूर्वज जो हम लोग कर रहे हैं और जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई शुरू की, तो 1954 में जो एसआरसी को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो ज्ञापन सौंपा गया था झारखंड पार्टी में, उसमें इन सारे सवालों का जवाब है। कभी ज्ञापन एक बार पढ़ेंगे हैं कि झारखंड की ताकत क्या है, अगर राज्य बनता है तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पर रोजगार, वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम लोग जब कंक्लूड करते हैं तो बहुत क्लियर है। सबसे पहला जो सरकार जो भी करे, प्रायोरिटी में एजुकेशन, और एजुकेशन को बहुत व्यापक तौर पर पहला प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक क्वालिटी एजुकेशन, डिग्री लेने वाले नहीं, सिर्फ डिग्री लेकर आप गए और कंपटीशन में पीछे नहीं, इतना अच्छा एजुकेशन हो जो आप कहीं भी देश जहाँ भी आप जाएं आप कम्पीट करें, और सपोर्टेड बाय टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर एजुकेशंस जो आपको रोजगार के लिए सपोर्ट करे। एक है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग क्या है, डिग्री एमए का ले लिए हैं और जानकारी भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होती है, कहीं टिक नहीं पाते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के लड़के जो बाहर जा रहे हैं उसमें सारा चीज़ हो जाएगा। आपका मेडिकल इंजीनियरिंग, एमबीए जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, वो अच्छे संस्थान झारखंड में आए। यहाँ जो हमने चर्चा की हब बनाने का, उस पर पूरा फोकस पहला। दूसरा, पहले से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो वो पैसा बचेगा, वो स्टेट में रहेगा, और बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे तो वो पैसा स्टेट में रहेगा। सेम चीज़ सेकेंड, हेल्थ। समझ रहे हैं, आज हेल्थ सेक्टर चरमरा गया, खत्म। अगर आप बात करें एम्स के अलावा, और ये जो रिम्स है कोई है नहीं बड़ा, और प्राइवेट में संभव नहीं है इलाज कराना यहाँ के लोगों के लिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, और जो यहाँ पर इलाज करा सकते हैं बड़े अस्पताल में, वो बाहर जाकर करा लेता है, यहाँ बार है। तो एक प्रयास हुआ था, आप में से याद होगा लोगों को है, कुछ साल पहले एक ऑफर आया था, या कहीं कि आग्रह आया था कि अगर झारखंड हमें दे तो सीएमसी वेलोर अपना एक ब्रांच झारखंड में खोल सकता है, ये बात उठी थी। इस पर अगर एक फिर से ठीक है, उन्होंने जाए एक आग्रह जाके उस समय नहीं बना तो उसको इग्नोर मत करिए। झारखंड का एक और आग्रह है कि इस पर पुनः विचार करें और एक ऐसी संस्था झारखंड में आवे जहां बने हैं जहां पे वो एक शहर बसेगा। तो आप पुनः एक बार आकर उस तरह से हेल्थ के लिए एक बड़ा सेंसिवलोर या उस तरीके का और है जहां पे गरीब से गरीब लोग भी इलाज करा पाए, वो एक आने वाला है। और तीसरा चर्चा होती है, एक साल बारिश नहीं हुई, हम लोग बेकार, खत्म। इरिगेशन पर कहाँ काम हो रहा है? झारखंड में 1200 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है। वर्षा के पानी को रोककर कैसे रोकना है ये विषय तैयार करें। हमारे जो गांव के जो लोग हैं वो जानते हैं, सचिवपुरा लोग हैं, इस पर पहल उनको सुविधा मिले है कि बारिश के पानी को नाली नदी से बहते हुए समुद्र में नहीं जाने देना है। जितना पानी हो आप जमा करके, आज अभी यहाँ हम सब बैठे हुए हैं और ऊपर से गिरे कि सोना का टुकड़ा गिर रहा है और कौन कितना ले सकता है, तो हम सब लग जाएंगे ऐसे करके कि इतना हम जमा कर सकते हैं, प्रयास करेंगे ना जमा करने का। तो बारिश के पानी को भी इसी जज्बे के साथ जमा करने की जरूरत है, ताकि बारिश अब नहीं भी हो एक साल तो हमारा उस पानी से काम चलता रहे, और कैसे उसको सपोर्ट करते हुए सिंचाई की सुविधा बढ़ाएं। झारखंड बहुत ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, इसकी चर्चा उतनी नहीं होती है एग्रीकल्चर पर। तो ये थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर, पहला एजुकेशन, सेकेंड अस्पताल हेल्थ पर, और थर्ड एग्रीकल्चर में
इरिगेशन को फोकस करते हुए ये व्यवस्था करने से हमें लगता है कि काम, ये सब चीज़ें जो आपको रोजगार देने वाला है, और रोजगार जहाँ आया किसी को काम मिलेगा तो 2 पैसा मिलेगा। इससे एक बेहतर झारखंड की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आप सबके साथ बातचीत करके, यार मैंने ज़रूरी बातचीत से एक दिशा मिल सके झारखंड को, ऐसे हम सब कामना करते हैं। आप लोग इस बातचीत में शामिल हुए, आप सबके प्रति प्रभात खबर आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।